दोस्तों मान लीजिए अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, बोलता है कि मैं कुछ दिनों के बाद चला जाऊंगा, बस यहाँ पे कुछ सामान बेचने आया हूँ, बस वो खरीद बेच कर मैं चला जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आपके घर में भी दखल देने लगता है। तो आपने उसको घर में एक कमरा दे दिया, अब वो वहां पे रह रहा है, तो आपके घर में दखल भी दे रहा है और उसके बाद एक दिन बोलता है कि मैं इस घर का हिसाब किताब मैं रखूंगा। अब आपके घर के फैसले भी वही लेने लगता है। तो ऐसा ही हुआ हमारे भारत के साथ। अंग्रेज जो थे हमारे यहाँ 1600 में व्यापार करने आए थे, लेकिन व्यापार के साथ उन्होंने क्या किया कि हमारे राजनीति में उन्होंने कदम रखा और राजनीति करते करते वो हमारे ऊपर शासन करने लगे। आखिर एक कंपनी ने अपने पूरे भारत पर अपना कब्जा कैसे जमा लिया, आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं ईस्वी सन 1600 में। तो देखिए, साल 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दिया। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य था कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, लेकिन उस समय भारत दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक था। इसीलिए भारत के कपड़े, मसाले, रेशम और अन्य वस्तुओं की यूरोप में मांग थी। इसलिए अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, शासन करने नहीं आए थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अब 1608 में अंग्रेज भारत पहुंचे। 1608 में अंग्रेजों का जहाज सूरत पहुंचा। उस समय भारत में मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार से संबंध बनाने पड़े। तो देखिए दोस्तों, 1615 में क्या हुआ कि उस वक्त इंग्लैंड के जो राजा थे वो जेम्स प्रथम थे। तो उनके राजदूत के रूप में सर थॉमस रॉ ये जहांगीर के दरबार में आए। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं मिलने लगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं व्यापारिक फैक्ट्रियां और उनका विस्तार। तो अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। तो देखिए, 1613 में सूरत, 1639 में मद्रास और 1668 में बॉम्बे और 1690 के आसपास कलकत्ता। इन तीन प्रमुख केंद्रों ने मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता ने आगे चलकर अंग्रेजी सत्ता के तीन बड़े आधार का रूप लिया। तो दोस्तों, अगर आप किसी को एक अंगुली देते हैं तो वो क्या करता है कि आपका पूरा हाथ ही पकड़ने लगता है। तो सेम यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया कि व्यापारिक केंद्रों की सुरक्षा के लिए अब सैनिक भी रखने लगे और यहीं से महत्वपूर्ण बदलाव भी आया। व्यापारी कंपनियां धीरे धीरे सैन्य शक्ति वाली कंपनी बनने लगी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 1757 का प्लासी का युद्ध। अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आता है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था और भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हो रही थी। बंगाल उस समय भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। अंग्रेजों और नवाबों के बीच तनाव बढ़ा। साल 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। देखिए दोस्तों, आप किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास रखते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अगर आपका विश्वासघात कर दे तो आपका कैसा लगेगा। सेम इसी तरह यहाँ पर भी हुआ कि नवाब का जो सेनापति था मीर जाफर, तो इस मीर जाफर ने क्या किया कि अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया और सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था उसका विश्वासघात कर दिया और इसीलिए सिराजुद्दौला की स्थिति कमजोर हो गई और फिर इसका अंजाम ये हुआ कि अंग्रेज जीत गए। तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल की राजनीति में प्रभाव बढ़ गया और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बनने का रास्ता खुल गया। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं 1764 बक्सर का युद्ध में। दोस्तों, जब आप खेल में किसी को हरा देते हो तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम उसी तरह अंग्रेजों में भी कॉन्फिडेंस आ गया था। अंग्रेजों की शक्ति अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों के सामने थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और यहाँ भी अंग्रेजों ने जीत हासिल कर ली। मतलब अंग्रेजों ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया। यह जीत प्लासी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों की राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत हो गई। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं 1765 में दीवानी अधिकार। 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी का अर्थ था राजस्व वसूलने का अधिकार। अब कंपनी के पास केवल व्यापार से आने वाला पैसा नहीं था, उसे भारत के बड़े क्षेत्र से राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। यानी अब कंपनी के पास पैसा, सेना और राजनीतिक प्रभाव तीनों आने लगे। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं 1773 में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप। कंपनी के शासनकाल में भ्रष्टाचार और आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगी। ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। इसके बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग। इसी दौर में 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापन किया गया।
तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद ब्रिटिश सरकार का कंपनी के भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण और बढ़ गया। अब स्थिति धीरे धीरे ऐसी बन रही थी, कंपनी भारत में शासन कर रही थी लेकिन उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ रहा था। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1798 टू 1805 सब्सिडियरी अलायंस। तो देखिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं लॉर्ड वेस्ले पर। उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस की नीति अपनाई। इस व्यवस्था के तहत भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना रखने और उसके खर्च का भुगतान करने जैसी शर्तें माननी पड़ती थी और इसके बदले अंग्रेज उनके राज्य की रक्षा करने का दावा करते थे। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि कई भारतीय शासकों की स्वतंत्र विदेश नीति और सैन्य स्वतंत्रता कमजोर हो गई। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1813 और 1833 में, जिसमें कंपनी का व्यापारिक रूप खत्म हो गया। चार्टर एक्ट 1813 ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को काफी हद तक समाप्त किया और फिर चार्टर एक्ट 1833 के बाद कंपनी का व्यापारिक कार्य लगभग समाप्त हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम भारत का प्रशासन चलाना रह गया, यानी जो कंपनी कभी भारत में व्यापार करने आई थी वह कंपनी अब भारत पर शासन कर रही थी। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1853 में, भारत में पहली रेल यात्रा। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली यात्री रेल चली। रेलवे ने भारत में लोगों को और सामान की आवाजाही को आसान बनाया, लेकिन अंग्रेजों के लिए रेलवे का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यापार और प्रशासन के साथ सैनिकों की तेज आवाजाही भी था। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौसी और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौसी के समय अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। उनकी प्रसिद्ध नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब हड़प नीति। इस नीति के तहत कुछ ऐसी रियासतों को अंग्रेजी शासन में मिलाया गया जो कि शासन का जैविक उत्तराधिकारी नहीं माना गया। झांसी जैसे राज्यों का विलय इसी नीति से जुड़ा था। इससे भारतीय शासकों और जनता में असंतोष बढ़ा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1857 का विद्रोह पर। दोस्तों अब वह समय आ गया था जब वर्षों से जमा असंतोष एक बड़े विद्रोह में बदल गया। 10 मई 1857 को मेरठ से युद्ध शुरू हुआ। सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक सम्राट माना। विद्रोह कई क्षेत्रों में फैल गया। प्रमुख नेताओं में रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल आदि शामिल थे। हालांकि 1857 का विद्रोह अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसका ब्रिटिश शासन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1858 में। तो कंपनी शासन उस वक्त समाप्त हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस तरह 1600 में कंपनी भारत में व्यापार करने आई। 1757 में कंपनी राजनीतिक शक्ति बनी और 1765 में कंपनी को राजस्व अधिकार मिले और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और शुरू हुआ ब्रिटिश क्राउन रूल। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। अब भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआती दौर में कांग्रेस संवैधानिक और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रही थी। बाद में स्वतंत्रता की मांग अधिक मजबूत हो गई। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। भारतीयों के बड़े हिस्से ने इसका विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी मूवमेंट मजबूत हुआ। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया। तो अब हम लोग आते हैं 1906 में मुस्लिम लीग। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगे चलकर भारतीय राजनीति में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन बने। दोस्तों अब हम लोग आते हैं साल 1919। रॉलेट एक्ट एंड जालियनवाला बाग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों में उम्मीद थी कि उन्हें अधिक राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया। अब इसके खिलाफ देश में विरोध शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियनवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई गई। इस घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया। महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध और अधिक मजबूत हो गया। अब दोस्तों आते हैं हम 1920 असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और लोगों से अपील की गई कि ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार करें। लेकिन 1922 में चौरी चौरा का हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अब हम लोग आते हैं 1930 नमक सत्याग्रह पर। अब गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी। उन्होंने साबरमती आश्रम से लेकर समुद्र तट स्थित दांडी तक मार्च किया। इसे दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग चलते
हैं 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश काल का एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून था। इसमें प्रांतीय स्वायत्ता जैसी व्यवस्थाएं शामिल थी। आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण के समय भी ब्रिटिश काल के कुछ प्रशासनिक प्रावधानों का प्रभाव दिखाई दिया। दोस्तों, अब हम लोग इंडिपेंडेंस के करीब आ रहे हैं। अब आ गए हम 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय युद्ध चल रहा था और भारत को बिना भारतीय नेताओं की सहमति के युद्ध में शामिल किया गया था। इसके विरोध में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की, लेकिन अब स्वतंत्रता मांग करने को रोकना आसान नहीं था। तो दोस्तों, अब हम लोग आते हैं 1947 में अंग्रेज भारत से भाग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन लगातार मजबूत था। अंततः ब्रिटिश संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन बने और फिर 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। लगभग 2 शताब्दियों तक चले ब्रिटिश राजनीतिक प्रभुत्व का अंत हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग की कहानी यही समाप्त होती है, जो कि हैप्पी एंडिंग हुई और हमारा देश आजाद हो गया। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को ये संघर्ष की कहानी पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, भारत माता की जय।